So, hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav, and today we are gonna do biology past year questions marathon classes, and in which we are gonna attempt some questions of year 2020. अब आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है. आई थिंक अराउंड मैंने लास्ट वीडियो अप्रॉक्स 2 से 3 महीने पहले बनाई थी. 2 से 3 महीने तक हमारी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है. बट अब आप लोगों से मिलने का मौका मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, बट आज वो मौका मिल ही है. मैं आप लोगों के लिए कुछ सॉलिड चीज़ लाना चाहता था, एंड वो सॉलिड चीज़ आई थिंक अब आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका आ चुका है. एंड अब बेसिकली क्या है कि आप लोगों के लिए, स्पेशली क्लास 10th के लिए एंड क्लास 12th के लिए काफ़ी प्रेशियस टाइम है, और आप कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है. बेसिकली ये टाइम ऐसा है कि इस समय पे हम कोई भी लूज़ एंड नहीं छोड़ सकते. इस टाइम पर हमें जिस जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस कर सके, हमें उस पॉइंट पर उतना ही ज़्यादा दबाव देना है. आप कह लीजिए कि ये डू और डाई की स्थिति आ चुकी है. ठीक है ना. अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी अपने गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट नहीं होंगे, डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपके लाइफ के अंदर आप आगे आने वाले मिशंस को टैकल कर सकते हैं, उनको आप पछाड़ सकते हैं. बिकॉज हमारी लाइफ के यही कुछ एक टास्क होते हैं, मिशंस होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी हमारे लाइफ में सबसे पहले रख देती है. एंड उनमें से 10th एंड 12th एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप पाथ होते हैं, इम्पॉर्टेंट आपके स्टेयर्स के वो पड़ाव होते हैं. ठीक है ना. आई होप आप लोग मेरी बात ये समझ पा रहे होंगे. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एंड माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ. ठीक है ना. आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है. बिकॉज अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, सो अराउंड आप देख सकते हैं रात के 12:55 हो रहे हैं. इस समय जो लोग सोते हैं, ठीक है ना, मेरे घर में सभी के सभी लोग अभी ऑलमोस्ट सो चुके हैं, एंड मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ. सो अब मैं जब इतनी डेडिकेशन के साथ, मैं इतने मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सो यार मेरे लिए एंड अपने लिए एक लाइक तो बनता ही है. सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं करा है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. ठीक है ना. अब बेसिकली 2020 के अंदर बायोलॉजी के अंदर से, ठीक है ना, स्पेशली फॉर क्लास 10th काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. तो हम उन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या उनको करने से हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा. सबसे पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, देन वीडियो के एंड में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी. ठीक है ना. सो लेट्स बिगिन आर दिस मैराथन क्लासेस. सो बकल अप योर सीट बेल्ट्स एंड take your pen and your paper and start battling. So, first question here comes is that which of the following statement is correct about the human circulatory system? So, option A is blood transports only oxygen and not carbon dioxide. Option B is human heart has 5 chambers. Option C is valves ensure that the blood does not flow backwards. And option D is both oxygen rich and oxygen deficient blood gets mixed in the heart. अब देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट है. तो पहला ऑप्शन बोलता है कि जो ब्लड है वो केवल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता. सो आपके लिए ये जो ए ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता. सो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी वेन्स कैरी करती हैं.
तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी होगी गलत। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये कहती है ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चेम्बर, कि ह्यूमन हार्ट के अंदर 5 चेम्बर्स होते हैं। बट जहाँ तक आपने और मैंने पढ़ा है तो ह्यूमन हार्ट के अंदर तो 4 चेम्बर्स होते हैं। बेसिकली व्हाट आर दे? सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट कम्स, that is valves ensure that the blood does not flow backwards. सी स्टेटमेंट सेज that जो हमारी वॉल्व्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर वो इस बात का इंश्योर करती हैं कि हमारा जो खून है वो बैकवर्ड फ्लो ना मारे। सो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी करेक्ट लग रही है, बट लेट अस चेक द लास्ट स्टेटमेंट। सो both oxygen rich and oxygen deficient blood gets mixed in the heart. सो इस स्टेटमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी गलत है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर भाई ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड जाते तो हैं लेकिन कभी मिक्स नहीं होते। ओके, सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बी रॉन्ग। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says anaerobic process. So basically what is anaerobic process? So हमको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट अगेन दी गई हैं। सो ऑप्शन ए इज टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कि ये ईस्ट के अंदर टेक्स प्लेस करता है फर्मेंटेशन के दौरान। फर्मेंटेशन बेसिकली एक सड़ने का प्रोसेस होता है। ऑप्शन बी इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है। सो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है गलत, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है डैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सी ऑप्शन कहता है कि प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि एनारोबिक प्रोसेस से हमारे ह्यूमन बींग्स के मसल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये स्टेटमेंट भी लगभग थोड़ी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मोस्टली एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक प्रोसेस से होती है, नॉट फ्रॉम एनारोबिक प्रोसेस। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज कि दैट इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। सो ये स्टेटमेंट लगभग काफ़ी हद तक सही हो जाती है, बट जहाँ पर ये ऑक्सीजन वाली बात आती है तो एनारोबिक प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। काफ़ी लेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर एनर्जी कहने का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस काफ़ी लो अमाउंट में होती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना, कि फर्मेंटेशन के दौरान एनारोबिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है और उसके लिए ईस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा आपका एनारोबिक प्रोसेस को फॉलो करता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन दी, कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर कौन से बॉडी पार्ट के अंदर टेक्स प्लेस करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड ऑप्शन इज लिवर, थर्ड ऑप्शन इज स्टमक एंड डी ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि हम यहाँ पर ऑड वन आउट करें। ऑड वन आउट कब मत करें का मतलब कि यहाँ पर सबसे गलत वाले को सबसे पहले हटा दें। सो ये जो लीवर है ना, लीवर को सबसे पहले हटा दीजिए, लीवर को सबसे पहले हटा दीजिए, बिकॉज ये जो लीवर है बेसिकली ये एक ग्लैंड है। लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड वो बाइल जूस सिक्रीट करती है विच हेल्प्स इन दी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट वन जिसको हमें हटाना है डैट इज ऑप्शन डी, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज इन दी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड एंड वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर जब सारा का सारा खाने से सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो उसके अंदर बचा हुआ वाटर एंड मिनरल्स जितनी भी ये सारी चीज़ें बचती हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब नाउ
on there left only two options, that is option A, that is small intestine, that is stomach. सो इन दोनों में देखिए, तो सबसे पहले आता हूँ मैं स्टमक के ऊपर। अब स्टमक के अंदर बेसिकली हमारे फूड को एमल्सीफाई करा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। वहाँ पर फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद फूड को आगे प्रोसेस करा दिया जाता है, एंड दैट फूड इज ट्रांसफर्ड टू दी नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर हमारे फूड का डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेशन, मेजरली डाइजेशन कौन से ऑर्गन में होता है, सो डाइजेशन के लिए आप केवल और केवल, अगर केवल आपसे डाइजेशन पूछा जाता है तो डाइजेशन के लिए आप स्टमक को मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन डाइजेशन एंड अलोंग विद दैट एब्जॉर्प्शन भी पूछता है, सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर प्रोसेस क्या है, उसका मेजर काम क्या है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन उसका मेजर काम है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन पहले होता है, मेजर काम उसका एब्जॉर्प्शन है, एंड लिटिल बिट डाइजेशन का भी काम कर जाता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, डैट इज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा आंसर है। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का प्रोसेस है? सो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, मेल गैमीट के फीमेल गैमीट में ट्रांसफर होने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, की फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, की मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़ होना, आपस में मिल जाना। एडहेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एडहेशन को, यानी उनके जोड़ को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड ऑप्शन डी सेज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किसी गैमीट के फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, डेट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा पॉलिनेशन, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, फूड वेब किससे कंस्टिट्यूट किया जाता है? सो बेसिकली इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, कि किसी भी जीव और उसके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन को फूड वेब कहते हैं। ऑप्शन बी सेज दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के रिलेशनशिप को फूड वेब कहते हैं। ऑप्शन सी सेज कि वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी फूड चेन हैं उनके इंटरलिंकिंग को फूड वेब कहते हैं। एंड ऑप्शन डी सेज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट के और एनिमल के बीच के रिलेशनशिप को फूड वेब कहते हैं। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है, डेट इज ऑप्शन सी, कि जब कई सारे फूड वेब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, हम उसे कहते हैं एक फूड वेब। अब देखिए इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा दे दूं, तो देखिए फूड वेब, फूड चेन क्या होती है, जब आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, और ऐसे करते करते कई सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ देयर हेयर, मैं आपको यहाँ पर ऊपर टॉप कॉर्नर में समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ, ये है आपका ऑर्गेनिज्म नंबर ए। अब ऑर्गेनिज्म नंबर ए के ऊपर डिपेंड है ऑर्गेनिज्म नंबर यहाँ पे बी, ऑर्गेनिज्म नंबर बी के ऊपर डिपेंड है ऑर्गेनिज्म नंबर सी। सो जब एक फूड चेन के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तब हम कहते हैं
कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके एक चेन बना रहे हैं, और जब ऐसे ही कई सारी चेन्स आपस में मिल जाती हैं देन हम कहते हैं कि वो एक फूड वेब है। तो जब कई सारी फूड चेन्स, जैसा कि ऑप्शन सी कह रहा है कि आपस में इंटरलिंक्ड करती हैं किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, तो वो फूड वेब कहलाती है। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 says some assertion and reason questions. So assertion and reason questions, आप लोग को पता है कि इसके 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, वेयर ऑप्शन ए इज कि बोथ assertion and reason आर करेक्ट, ठीक है ना, ये करेक्ट दोनों होने चाहिए, एंड इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी सेस कि दोनों करेक्ट तो होंगे, बोथ ए एंड assertion एंड रीजन आर करेक्ट, बट दोनों एक दूसरे की एक तरीके से कह सकते हो आप कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, मतलब रीजन जो है assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी सेज दैट इज कि assertion is correct and reason is wrong, and option D says कि assertion is wrong and reason is correct। ऐसे ही 4 ऑप्शन होते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमसे assertion जो कह रहा है वो कह रहा है कि the sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosome he या she inherits from father। कह रहा है कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर चाइल्ड है, बच्चा है, उसके क्रोमोज़ोम की डिटर्मिनेशन कि या तो वो ही है या लड़का, मतलब या वो शी है, लड़की है, इस पर्टिकुलर चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो उसके फादर से इनहेरिट होंगी। ओके, असर्शन हमें समझ आ गया। रीज़न कहता है अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोज़ोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल XX, while a child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy XY। सो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन जो है इसका assertion पूरा का पूरा एंड इसका रीज़न दोनों के दोनों आपस में सही हैं, एंड जो रीज़न है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो जो फादर होते हैं, जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं डैट इज़ XY, एंड फीमेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स XX। तो बेसिकली फादर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्रोमोसोम उसके बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर उसके बॉडी से X क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा सो द न्यू क्रोमोसोम्स इन द चाइल्ड विल बी फॉर्म्ड XX। और अगर उसके बॉडी से Y क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है तो आपका जो क्रोमोसोम्स बनेंगे डैट विल बी फॉर्म्ड XY। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये ग्लिच हो जा रहा है बार बार। सो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली मेल आर responsible for having a male child or a female child। Understood? Now comes to the next question, that is question number 7, and question number 7 says a cheetah on seeing a prey move towards him at a very high speed. What causes the movement of his muscles? How does the chemistry of cellular components of muscle change during this event? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक जो चीता है जब वो अपने प्रे यानी अपने शिकार को देखता है तो उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से, बड़ी रफ्तार के साथ दौड़ता है। अब उसकी इस मसल के अंदर ऐसी क्या मूवमेंट आती है, ठीक ना, उसके मसल्स के अंदर इस टाइप की मूवमेंट आने का कारण क्या है, और हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ मसल चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट,
उसके मसल्स की जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर ऐसी किस टाइप की केमिस्ट्री के चेंजेस, किस टाइप के केमिकल चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आंसर तो हम लिखेंगे ही, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, जब भी हमारी बॉडी वर्क करती है तो हमारे बॉडी के सेल्स को चाहिए होती है एनर्जी, ठीक। लेकिन जब हमारी बॉडी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करती है, थोड़ा ओवर वर्क करती है, उस टाइम पे हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। बट उस टाइम पर होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो इतना उस सेलुलर पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। आप देखिए, जब भी हम कोई हैवी काम करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो वर्कआउट कह लीजिए, चाहे वो रनिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइम पर हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको अब उस बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाना है, एंड ब्लड क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सो अब होता क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचने में टाइम लगता है। टाइम लगता है तो उतने ही टाइम में, जितनी वो लैग होता है ना, उतने टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक आपका रेस्पिरेशन होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। उसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपको अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्रैम्प्स फील होने लगते हैं। सपोज करिए आप रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हैं एंड आपने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा रनिंग कर दी। सो रनिंग करते टाइम पर आपके लेग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है, आपके लेग्स आपको मूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब आपके लेग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस टाइम पर इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ हो जाने की वजह से आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करेगा, काफ़ी टाइटली पंप करेगा, काफ़ी रफ्तार के साथ पंप करेगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। हार्ट अब होगा क्या कि आपके लेग्स तक जितना टाइम, जो एक टाइम लैग रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम लैग के अंदर ही अंदर आपके लेग्स की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आने लगेंगे, आपको दर्द फील होगा। अंडरस्टूड? सो वही सेम सिनेरियो, वही सेम कंडीशन आप चीता पे अप्लाई करके देखिए। अब आपको तो पता ही है कि चीता कितना हमारे जो अर्थ है उसका सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, और वो जब अपने शिकार को देखता है तो पूरी जान लगा के दौड़ जाता है, ठीक है ना। आपको भी चीता ही बनना है अपने एग्ज़ाम के अंदर और पूरी जान लगा देनी है, ठीक है ना। सो आते हैं इसके क्वेश्चन पे। सो इसका आंसर होगा डैट चीता चीता is the fastest animal, and when it sees its prey, it run towards it. It run towards it at a very high speed. During this process, its muscles its muscles do a very high intensity work. Very high intensity work. Its muscle requires a very large amount of oxygen, but due to time lag or
insufficient supply of oxygen, comma, on that particular spot lactic acid starts forming, to which we can say anaerobic respiration starts happening at that point. Okay, so this was the whole answer. You can write it down by pausing the video because we are moving towards the next question. ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. सो इसके लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको आंसर पता है, ठीक है ना, आप उसके बारे में नॉलेज जानते हो, देन यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना, आपका टाइम काफ़ी प्रेशियस है, आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सो आप अपने टाइम को सेव करने के लिए आगे पीछे जा सकते हैं. ठीक है ना, बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर देन आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड नॉट स्किप दिस वीडियो. ठीक है ना, और यू शुड नॉट स्किप दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स. अंडरस्टूड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज define geotropism. Draw a label diagram of a plant showing geotropism movement of its parts. कह रहा है कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है और इसका एक लेबल्ड डायग्राम बनाइए और हमें समझाइए कि इसके पार्ट्स किस तरीके से मूव करते हैं. सो बेसिकली जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो मैं आपको इसका आंसर लिख के बता देता हूँ. जियोट्रॉपिज्म, आपको आंसर दिखते ही पता लग जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. सो जियोट्रॉपिज्म refers to the growth of the plant in response to the gravity. अंडरस्टूड. अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ना आपका, ये आता है 3 मार्क्स का. तो आपके जो इस क्वेश्चन में डायग्राम की भी इम्पोर्टेंस है. सो डायग्राम कुछ इस टाइप का, मान लीजिए आपका एक गमला है एंड गमले के अंदर से एक प्लांट आपका उग रहा है. आपने कर दिया गमला टेढ़ा. ठीक है ना, अब इस गमले के ऊपर जो प्लांट है वो उग तो रहा है टेढ़ा मेढ़ा, बट जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये नहीं है. जियोट्रॉपिज्म का मतलब है, अब देखिए मेरी ड्राइंग कुछ इसी टाइप की है. वैसे तो मेरी ड्राइंग इससे थोड़ी ठीक ही है, बट मैं काफ़ी दिनों बाद पेन टैप पकड़ रहा हूँ, तो मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक ही है. अब मेन जो जियोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, मेन जो जियोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है इसकी रूट्स से. इसकी रूट्स जो है बेसिकली ये ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं. सो इसकी रूट्स ही हमें जियोट्रॉपिज्म का ट्रू मीनिंग बताती हैं. तो यहाँ पर जो इसकी रूट्स हैं वो दिखाती है हमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड जो इसका शूट पार्ट है, ठीक है ना, इसका ये जो शूट पार्ट है ये दिखाता है हमको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. अंडरस्टूड. इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लेबल करेंगे, आंसर करेंगे. ठीक है ना, एंड आपको इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में
1 मार्क्स का डेफिनेशन एंड 2 मार्क्स का आपका डायग्राम, 1 मार्क्स का डायग्राम एंड 1 मार्क्स की लेबलिंग। इस तरीके से आपके क्वेश्चन को डिवाइड करा जाता है, बांटा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि हमें एवोल्यूशन को डिफाइन करना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है डैट इज एवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, एवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ यानी प्रगति के साथ हम इक्वेट नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। सो देखिए, एवोल्यूशन का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है हम उसी से ये बात समझते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डैट एवोल्यूशन is the gradual and continuous changes in the traits of an individual that accumulates and enables it to survive better in the surrounding, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एवोल्यूशन leads to production of diversity and the shaping this diversity by environmental selection. Example, bacteria can survive in harsh conditions like extreme cold and extreme hot region. Okay, now let's move to the next question, that is question number 10, and it says during the course of evolution organs or features may be adapted for new functions. Explain this fact by choosing an appropriate example. Now इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गन्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्ट किए जाते हैं उसके नए फंक्शनिंग के लिए। आप इस फैक्ट को एक्सप्लेन कीजिए किसी न किसी एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल की हेल्प से। सो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में, एंड उसके अंदर एग्जांपल लिया गया है बीटल्स का, है ना, रेड कलर बीटल्स एंड ग्रीन कलर बीटल्स। इसी तरीके से वो पैराग्राफ है, उसके अंदर बेसिकली क्या है कि बीटल्स की लाइफस्टाइल समझाई गई है वहाँ पे, कि किस तरीके से पहले बीटल्स का कलर आपका नेचर से मैच नहीं करता था, काफ़ी उनका कह लीजिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर था, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर इजीली डिटेक्ट हो जाते थे। सो बीटल्स की धीरे धीरे तादाद ख़त्म होती जा रही थी, बट
जैसे जैसे बीटल्स ने अपने अंदर एक तरीके से एवोल्यूशन लाया, अपने बॉडी के अंदर कलर चेंजेस करे, इस वजह से वो नेचर के अंदर कैमोफ्लाज करने लगे, अपने आप को छिपाने लगे, जिसकी वजह से उन नए टाइप के नए अडेप्टिव फीचर के साथ जो बीटल्स आए थे, उनकी सरवाइव करने की जो टेंडेंसी थी, जो प्रोबेबिलिटी थी, वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। सो आप इस एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लिखेंगे द ऑर्गन्स और फीचर्स adapted for new function during evolution are फर्स्ट वन कि हम देख सकते हैं इन beetles at old times when they used to have contrasting colors, but due to evolution they adapted color of nature, due to which they can hide in the nature easily. सेकेंड आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि बैक्टीरियाज आर नाउ so much evolved that they can survive in any condition, comma, whether it is extreme cold or extreme hot. Okay, so this is how you will explain your answer. Now let's move to the next question, and that next question says, why is nutrition necessary for human body? बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके अंदर आपको चार अलग अलग आप कह सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, एंड ये बेसिकली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हर एक जो आपका पॉइंट है, हर एक जो आपका क्वेश्चन है, डैट कैरीज 1.25 मार्क्स। सो एक एक करके इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सो डैट इज़ व्हाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी? न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड के मूवमेंट के लिए क्या कारण है, ठीक है ना, कौन जिम्मेदार है? वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस? हर्बीवोरस यानी जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर मांस खाने वाले जानवरों से लंबी लार्ज इंटेस्टाइन क्यों होती है? वट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हम फटाफट इसके आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं दे आर डैम टू इजी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, वाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी? सो इसका आंसर है कि न्यूट्रिशन इज necessary for human body
because because it is the it is the only it is the only thing which is responsible for our survival. For our survival. Okay. It provides us energy. It provides us energy, growth, and helps in reproduction. Next part says what causes movement of food inside the alimentary canal. एलिमेंट्री कनाल के अंदर मूवमेंट करने के लिए क्या कारण है? अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है बेसिकली वो एक सिस्टमेटिक वे में मूव करता है एंड दैट सिस्टमेटिक वे इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस. सो known as movement of food inside our alimentary canal. It is a wave-like movement in which our muscles contract and relax in systematic way. ओके. ए एंड बी का आंसर देखिए काफ़ी इजी फॉर्म में हमने दे दिया है. नाउ सी के लिए कह रहा है वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर लॉन्गर देन इन कार्निवोर. कि हर्बीवोरस के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो कार्निवोरस से लार्ज क्यों होती है? तो इसका आंसर है सी, because herbivores eat plant based or plants as their food, and plants mainly contain cellulose, so it takes too much time to digest cellulose. Okay. Therefore, herbivores have longer small intestine than carnivores. Understood? Now, D part says what will happen if the mucus is not secreted by the gastric glands. कि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं. तो इसका आंसर है कि अगर इफ म्यूकस will not be secreted from our gastric gland, then
due to HCl, which is known as hydrochloric acid, our stomach will get burned. Our stomach will get burned, due to which we will get ulcers in our stomach. Okay. Therefore, mucus is important for the walls of our stomach. Okay. Now, good. So, यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है. So now 12th question says, that is, draw a neat diagram showing fertilization in a flower and label pollen tube, male germ cell, female germ cell, and explain the process of fertilization in a flower. What happens to ovary and ovule after fertilization? So सबसे पहले इसका मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ. इस पेज पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. सो बेसिकली द डायग्राम इज जस्ट लाइक दिस. देखिए, ये रहा हमारे सामने डायग्राम इन विच दिस वॉयलेट कलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलन ट्यूब. इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब. इसके अंदर ये वाइट स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहेंगे हमारा मेल जर्म सेल. एंड यहाँ पर आपका जो सी पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा फीमेल जर्म सेल. नीचे जो येलो कलर्स के आपके न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए वो कहलाएंगे फीमेल जर्म सेल. सो अब हमें इसके बातें समझनी है. सो लिखेंगे व्हेन अ मैच्योर pollen grain reaches the stigma of a flower, it absorbs the sugary secretions of the stigma, which swells up and ruptures. रप्चर्स का मतलब फूट जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it gets divided into two male gametes. वो 2 मेल गैमीट्स के अंदर टूट जाता है, कॉमा, which moves down the style to reach the ovary via pollen tube.
Next point. One of the male germ cell fuses with female gamete to form zygote. Gamete to form zygote. And another one fuses with two polar nuclei. Two polar nuclei by the process called triple fusion. Called triple fusion. Since the fertilization occurred twice, fertilization occurred twice, comma, we say that plant has undergone double fertilization. Double fertilization. Okay. now तो यहाँ पर जो हमारा 13th क्वेश्चन है, डेट इट्स फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या होती है. ऑप्शन पार्ट बी सेज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन दिए गए पार्ट्स को डिस्क्राइब कीजिए. टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा. सी पार्ट, why are testes located outside the abdominal cavity? And D, state how sperms move towards the female germ cell. So these all questions are also very easy. So let's attempt them one by one. So part A says what is puberty. So puberty, it is the age at which sex hormones starts producing inside male and female body, and reproductive organs also starts growing. At this age, they become sexually mature. Now, let's talk about part B of this question, and in that we have to describe these organs. So let's talk about first, that is testis. So it is the male reproductive organ which produces sperms and male hormones known as testosterone. Next one is seminal vesicle.
Seminal vesicle, it is the organ which stores the sperms inside it and add some extra fluids which are helpful in movement of sperms to ovary. Those secretions are known as semen. Underline this part, semen, it is very important. Let's come to the next part, that is vas deferens. So vas deferens, it manages the transportation of the mature sperms to the urethra. Mature sperms to the urethra. Fourth part ही है urethra. So urethra, it is the common passage for both urine and sperm, and at a time only one of them can travel through this path. Now C part. C part says कि why are testes located outside the abdominal cavity. So basically एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही टेस्टिस क्यों प्लेस होते हैं मेल बॉडी के अंदर. सो इसके पीछे रीज़न है, तो रीज़न लिखेंगे बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर्स 35 degrees Celsius temperature for the production of sperm. Our normal body temperature is 37 degrees Celsius, which is 2 degrees Celsius more than required. Therefore, testes are present outside our body. And basically आप ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी लिख सकते हैं. दैट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हैपेंस बाय प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस.
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट डी, विच आस्क्स स्टेट how sperms move state how sperms move towards the female germ cell, कि जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल जर्म सेल्स तक कैसे मूवमेंट करके जाते हैं। सो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है, स्पर्म्स हैव टेल दैट helps it in swimming towards the female germ cell। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है एंड हमारा 2020 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो ख़त्म होते हैं। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करें, बेसिकली 1 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमने यहाँ देख चुके हैं। सो अराउंड अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल 2020 में कितने मार्क्स बायोलॉजी ने कवर करे थे, तो यहाँ पर देखिए 2020 में बायोलॉजी की तरफ से अराउंड 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस भी थी। तो मैंने तो अपनी तरफ से जितने भी सारे क्वेश्चंस थे उन सभी को यहाँ पर पोर्ट्रे करवा दिया। मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए एंड उन सभी के सॉल्यूशन भी आपके सामने रख दिए। आप लोग समझ सकते हैं दैट बायोलॉजी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को ऐसे ही, अगर आप स्किप करते करते वीडियो के एंड तक आ चुके हो, सो आपने गलती करी है। आप वापस से वीडियो की स्टार्टिंग में जाइए, थॉरोली इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने आंसर्स लिखाते टाइम पे जो जो कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं या जो मैंने आंसर्स के अंदर लिखा, किस तरीके से लिखा है, आप उस चीज़ को देखिए। बिकॉज इन दी एंड आपको भी अप्रैल के अंदर जाके उसी तरीके से अपने एग्ज़ाम के अंदर आंसर्स लिखने हैं। अंडरस्टूड? और हमें यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। ओके, अगर आप वीडियो के साथ बने रहे देन वेरी गुड। अगर आपकी पेस अच्छी है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मैंने जो मेरा पढ़ाने का जो स्पीड है वो स्लो रहा, सो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जो समझने की कैपेसिटी थोड़ी सी वीक है, या आप कह सकते हो कि उनको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आप वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट पॉज करते करते सारे के सारे आंसर्स को मैच करते हुए या राइट डाउन करते हुए लिख के चल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैंने हर टाइप के स्टूडेंट्स को देखते हुए अपनी स्पीड को एवरेज रखा है। फास्ट स्टूडेंट्स वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं एंड बिलो फास्ट स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो जो स्लो स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो को पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट हाँ, वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है ना। 2020 के अंदर के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब रिपीटेड फॉर्म में आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है ना। बिकॉज जिस चीज़ को हम देखते हैं, देखने के साथ सुनते हैं, वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा सो लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग को अगर टाइम दिखाऊं सो रात के 2 बज रहे हैं, 1 मार्च रात के 2। आपके लिए मैं रात के 2 बजे तक जग रहा था, तो यार एक लाइक तो बनता है यार। अंडरस्टूड? और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही आगे आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, देन आई विल फील मोटिवेटेड। मुझे लगेगा कि हाँ,
मेरी मेहनत मुझे फल दे रही है। और जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा देन ऑब्वियस सी बात है, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा। वैसे भी मैं मेहनत करूँगा, बट मुझे और उस समय क्या है, मेहनत करने में और मज़ा आएगा। और जब मेहनत करने में मुझे मज़ा आएगा तो मैं आपके लिए और बेटर तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करूँगा। अंडरस्टूड? सो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं खींचूँगा, रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं भी अब सोने चला। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, एंड उस क्लास में भी हम इसी तरीके से मैराथन की तरह सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो बाय बाय।